हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजम्पशन फंक्शन या उपभोग फलन का डिस्कशन करेंगे। मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स कंजम्पशन फंक्शन के कई टाइप्स का डिस्कशन करते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, जिसे केन्स ने ओरिजिनली 1936 में इंट्रोड्यूस किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, आधुनिक समय में रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जैसे कई अन्य प्रकार के कंजम्पशन फंक्शंस का भी डिस्कशन किया गया है। हम लोग अभी केवल केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन या एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का ही डिस्कशन करेंगे। इस केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन को समझने के लिए हम लोगों ने 3 कंसेक्यूटिव लगातार पीपीटी प्रेजेंटेशंस तैयार किया है, जिसमें फर्स्ट प्रेजेंटेशन यानी जिसे आप अभी देख रहे हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंजम्पशन फंक्शन क्या है, इसके मीनिंग एंड कंपोनेंट्स केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन के। सेकेंड पीपीटी जो बाद में हम लोग देखेंगे उसमें कंजम्पशन फंक्शन के टाइप्स और उनके अंतर संबंधों का जिक्र होगा। और पार्ट थर्ड में हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स है जो कंजम्पशन फंक्शन को अफेक्ट करते हैं इसकी चर्चा करेंगे। इस फर्स्ट पीपीटी प्रेजेंटेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कंजम्पशन फंक्शन की भूमिका, कंजम्पशन फंक्शन की मीनिंग और डेफिनेशंस, कंजम्पशन फंक्शन की व्याख्या, कंजम्पशन फंक्शन के कंपोनेंट्स, कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जिसे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहते हैं। इन सारी बातों की चर्चा इस फर्स्ट पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखेगी। कंजम्पशन फंक्शन केनेजियन इकोनॉमिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। कंजम्पशन फंक्शन या उपभोग फलन की मदद से केन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम तथा किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाता है, रोजगार के स्तर को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, इस बात की चर्चा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट डिमांड्स को मिलाकर के 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंतर्गत केन्स ने किया। कंजम्पशन फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, के कुरिहारा ने कंजम्पशन फंक्शन का बहुत अच्छा और सटीक डेफिनेशन दिया कि कंजम्पशन फंक्शन एक फलनात्मक संबंध की व्याख्या करता है जो 2 मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स यानी कुल उपभोग टोटल कंजम्पशन तथा टोटल नेशनल इनकम के बीच के संबंध की व्याख्या करता है। यदि इसे हम एक फलनात्मक संबंध के तौर पे देखें या फॉर्मुलेट करके तो C विल बी अ फंक्शन ऑफ Y, यहाँ C उपभोग व्यय को समझाता है तथा Y इनकम को दर्शाता है। यदि इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो इनकम और कंजम्पशन के बीच के जनरल रिलेशनशिप को कंजम्पशन फंक्शन कहा जाएगा। जनरल रिलेशनशिप से हमारा तात्पर्य क्या है? जनरल रिलेशनशिप का अर्थ ये हुआ कि डिफरेंट पॉसिबल लेवल्स ऑफ इनकम पे, किसी मैक्रो इकोनॉमी पे अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो लोग खर्च करना चाहते होंगे, डिफरेंट पॉसिबल लेवल्स ऑफ कंजम्पशन, इस रिलेशनशिप को समझाया जाएगा कंजम्पशन फंक्शन के द्वारा। यानी जब हम कंजम्पशन फंक्शन की व्याख्या करें तो उससे रिलेटेड 2 और शब्द मन में आते हैं, कंजम्पशन डिमांड एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन डिमांड क्या है या उपभोग मांग क्या है? किसी भी मैक्रो इकोनॉमी में एक दिए गए समय के अंदर, गिवन टाइम पीरियड में दिए गए आय के ऊपर लोग जिन गुड्स एंड सर्विसेज की मांग करते हैं उसे कंजम्पशन डिमांड कहा जाएगा। एक दिए गए समय के अंदर एक दिए गए लेवल ऑफ इनकम पे लोग जब अपने डिमांड को एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करते हैं, व्यय में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का नाम दिया जाएगा। और एक दिए गए समय के अंदर, एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर, यानी एक पॉसिबल लेवल ऑफ इनकम पर नहीं बल्कि डिफरेंट पॉसिबल लेवल ऑफ इनकम पर लोग विभिन्न विभिन्न कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को करने को तैयार होंगे। यानी हमारे पास एक फुल शेड्यूल आ जाएगा, एक टेबल बन जाएगा, और ये टेबल डिफरेंट पॉसिबल लेवल्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड डिफरेंट पॉसिबल लेवल्स ऑफ इनकम को दर्शाएगा। इस फुल शेड्यूल को, इस फुल टेबल को, इस फुल फंक्शनल रिलेशनशिप को हम कंजम्पशन फंक्शन का नाम देंगे। अब यदि कंजम्पशन फंक्शन को डिटेल समझना है तो कंजम्पशन फंक्शन के कंपोनेंट्स को जानना होगा। कंजम्पशन के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, पहला ऑटोनॉमस कंजम्पशन जिसे हिंदी में स्वतः उपभोग कहेंगे, तथा सेकंड इंड्यूस कंजम्पशन जिसे हिंदी में प्रेरित उपभोग कहा जाएगा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन या स्वतः उपभोग, केन्स का बिलीव है कि अल्पकाल में यदि ये संभव भी हो कि मैक्रो इकोनॉमी में लोगों का इनकम जीरो हो जाए या किसी व्यक्ति विशेष का इनकम जीरो हो जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उनका कंजम्पशन जीरो है। जिंदा रहने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है। केन्स ने इसे सब्सिस्टेंस कंजम्पशन या ऑटोनॉमस कंजम्पशन का नाम दिया। एंड बिकॉज ये एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है, लोगों का इनकम हो या लोगों का इनकम ना हो, ये कंजम्पशन मेंटेन रहेगा, इसलिए ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन इनकम के लेवल से इंडिपेंडेंट दिखेगा। जिसका अर्थ ये हुआ कि लोगों का इनकम चेंज करता हुआ हो सकता होगा, लेकिन ऑटोनॉमस कंजम्पशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम नोटिस नहीं करेंगे। यदि इसे फॉर्मूले में देखें तो वी विल फाइंड कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन या C बार इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इनकम।
यदि इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो एग्जांपल में ये दिख रहा है कि इनकम स्टैंडर्ड 0 से 50, 100 एंड सो ऑन इंक्रीज करता हुआ है किसी मैक्रो इकोनॉमी में, लेकिन ऑटोनॉमस कंजम्पशन की रफ्तार थ्रू आउट कॉन्स्टेंट 50 यूनिट्स पे मेंटेन शो किया गया है। यानी अगर इसे ग्राफ पे प्लॉट किया जाए तो ग्राफ पे ये दिखेगा कि इनकम चाहे ज़ीरो हो या इनकम इंक्रीज करता हो क्यों ना हो, लेकिन ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक पर्टिकुलर अमाउंट पे फिक्स्ड है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या इनकम एक्सिस ये दिख रहा है। कंजम्पशन का दूसरा कंपोनेंट इंड्यूस्ड कंजम्पशन या प्रेरित उपभोग कहलाता है। प्रेरित उपभोग या इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या है? ये कंजम्पशन का वो हिस्सा है जो डेफिनेटली इनकम के लेवल पे डिपेंडेंट है। यानी अगर इनकम इंक्रीज करता है तो ये कंजम्पशन का हिस्सा इंक्रीज करेगा, और यदि इनकम डिक्रीज करता है तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी डिक्रीज करेगा। यानी देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इसका अर्थ ये भी हुआ कि अगर इनकम ज़ीरो हो जाए तो इंड्यूस कंजम्पशन भी रिड्यूस डाउन होकर ज़ीरो होगा, और जब इनकम इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस रफ्तार से इनकम इंक्रीज करेगी, इंड्यूस कंजम्पशन के बढ़ने की रफ्तार उससे धीमी रहेगी। लेकिन निष्कर्ष ये कि यदि इनकम इंक्रीज करता है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज करता है, जिसका अर्थ ये हुआ कि इंड्यूस कंजम्पशन लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल में ये एविडेंट है कि इनिशियली जब इनकम ज़ीरो है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी ज़ीरो है, और जब इनकम में इंक्रीमेंट्स दिखता है फ्रॉम 50, 100, 150 एंड सो ऑन, तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी इंक्रीमेंट्स हम लोगों को दिख रहा है, जिसका अर्थ हुआ कि इनकम और इंड्यूस्ड कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात उस शेड्यूल में क्लियर है वो ये कि इनकम की बढ़ने की रफ्तार 50 यूनिट्स है, जबकि इंड्यूस्ड कंजम्पशन की बढ़ने की रफ्तार 25 यूनिट्स है। इसका अर्थ ये हुआ कि इनकम जिस रफ्तार से इंक्रीज कर रहा है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन के बढ़ने की रफ्तार उससे धीमी है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात इस शेड्यूल में दिखता है वो ये कि हम लोगों ने इनकम को भी एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज किया है और इंड्यूस्ड कंजम्पशन को भी एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज किया है। यानी जब हम ग्राफिकली इसको प्लॉट करें, जो हम नीचे करेंगे, वहाँ इंड्यूस्ड कंजम्पशन की लाइन एक अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन दिखेगी। अब अगर इसे ग्राफ में लाएं तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन बनाते हैं 45 डिग्री पे, जिसे हम लोग इनकम का लाइन या वाई का लाइन कहते हैं। ये इनकम का लाइन 45 डिग्री पे है। अगर इंड्यूस कंजम्पशन की लाइन इस इनकम के लाइन से कोइंसाइड कर जाए, मैच कर जाए, तो 45 डिग्री पे होने के कारण इनकम में बढ़ने की रफ्तार और इंड्यूस कंजम्पशन में बढ़ने की रफ्तार समान हो जाएगी। लेकिन जैसा कि शेड्यूल में अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, कंजम्पशन की बढ़ने की रफ्तार धीमी है इनकम के बढ़ने की रफ्तार से। इस वजह से जब इंड्यूस्ड कंजम्पशन की कर्व बनाई जाएगी तो वो 45 डिग्री पे ना होकर के 45 डिग्री से कम पे अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन कर्व में दिखेगा, जिसे हम इंड्यूस्ड कंजम्पशन का लाइन या CY का लाइन कहेंगे। अब हम टोटल कंजम्पशन पे वापस आते हैं। अब तक हमने देखा कि ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड कंजम्पशन टोटल कंजम्पशन के दो कंपोनेंट्स हैं। यानी टोटल कंजम्पशन यदि हमें डिराइव करना है तो हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशंस को सम अप करना होगा, ऐड ऑन करना होगा। यदि इसे फॉर्मुलेट करें तो C जो टोटल कंजम्पशन को दर्शाता है वो C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस CY इंड्यूस्ड कंजम्पशन का एडिशन है। यदि इसे एग्जाम्पल से समझा जाए तो पहले बनाए हुए एग्जाम्पल्स को ही हम लोगों ने यहाँ भी कंटिन्यू कर दिया है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन के वही शेड्यूल्स है, उनको सम अप करते हुए हमें कंजम्पशन का शेड्यूल मिला है। यानी किसी भी लेवल ऑफ इनकम को यदि देखा जाए, जैसे कि पहला लेवल ऑफ इनकम 0 है, जहाँ ऑटोनॉमस कंजम्पशन 50 यूनिट्स, इंड्यूस्ड कंजम्पशन 0 यूनिट्स, दोनों को एडअप करने पर ओवरऑल कंजम्पशन 50 यूनिट्स। उसी तरीके से हर एक कॉलम में ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन के समेशन से हमें ओवरऑल कंजम्पशन का शेड्यूल मिलता है। यदि इसके ग्राफ को अब समझा जाए तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री पे इनकम के लाइन को बनाते हैं, फिर हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन की उस ऑरेंज लाइन को प्लॉट करते हैं जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस दिखता है, फिर हम लोग इसके इंड्यूस्ड कंजम्पशन की लाइन को बनाते हैं जो लाइट ब्लू से अपवर्ड राइजिंग ओरिजिन से बिगिन करता हुआ लाइन हमें दिखता है। ये ऑटोनॉमस और इंड्यूस को ऐड करने से अब हमें ओवरऑल कंजम्पशन का लाइन मिलना है। ओवरऑल कंजम्पशन के लाइन का शेप क्या होगा? बिकॉज ओरिजिनली शेड्यूल में हमें दिखा कि जब इनकम 0 है तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन वहाँ 0 होगा। उस समय ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ओवरऑल कंजम्पशन के वैल्यूज मैच करते हैं। यानी जब इनकम 0 है उस समय ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन के पॉइंट्स एक ही जगह पे होंगे। यानी ओवरऑल कंजम्पशन भी उसी जगह से बिगिन करता है जहाँ ऑटोनॉमस कंजम्पशन बिगिन करता है इनकम 0 होने पर। उसके बाद हम क्या नोटिस करते हैं कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है।
यानी अगर कंजम्पशन में कोई चेंज ओवर हमें दिख रहा है, वो कंप्लीट चेंज ओवर केवल और केवल इंड्यूस कंजम्पशन की वजह से है। जिस तरीके से इंड्यूस कंजम्पशन चेंज हुआ, उसी तरीके से ओवरऑल कंजम्पशन भी चेंज हुआ। यानी जब हम कंजम्पशन का कर्व बनाएं तो हमें ये दिखेगा कि कंजम्पशन का कर्व इंड्यूस कंजम्पशन के कर्व से पैरेलल या समानांतर एक लाइन अपवर्ड जाता हुआ मिलेगा, जिसे हम लाइट ब्लू लाइन से अभी शो किए। ये लाइट ब्लू लाइन से ओवरऑल कंजम्पशन हमें क्या शो करता है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन को सम अप करके हम टोटल कंजम्पशन को डिराइव कर रहे हैं। कंजम्पशन फंक्शन के प्लॉटेड ग्राफ से हमें कई इंपॉर्टेंट बातें समझ में आती है। एक तो ये कि कंजम्पशन फंक्शन शॉर्ट पीरियड में रिलेटिवली स्टेबल कैरेक्टर का है। रिलेटिवली स्टेबल से हम क्या समझते हैं? रिलेटिवली स्टेबल से हम ये समझते हैं कि कंजम्पशन का कर्व, जैसा कि लास्ट स्लाइड में दिखा, वो अपवर्ड राइजिंग तो है लेकिन वो लीनियर है। और सिर्फ कंजम्पशन का ही कर्व नहीं, हम लोगों ने ये भी नोटिस किया था कि इंड्यूस्ड कंजम्पशन का कर्व भी भले वो ओरिजिन से बिगिन होता है लेकिन अपवर्ड राइजिंग लीनियर है। तो ये लीनियर क्यों है या रिलेटिवली स्टेबल क्यों है? बिकॉज हम लोगों ने ये एज्यूम किया कि ये शॉर्ट पीरियड है, अल्पकाल है। तो अल्पकाल में मैक्रो इकोनॉमी में रातों रात लोगों के कंजम्पशन के पैटर्न में बहुत परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं है। लोगों के हैबिट्स, फैशन, ट्रेडिशन, कस्टम, रीति रिवाज, इन बातों में रातों रात परिवर्तन नहीं होता। एंड बिकॉज हम लोगों ने अल्पकाल का समय लिया है, शॉर्ट पीरियड लिया है, इसलिए ये अज्यूम्ड है कि बिकॉज उनमें पैटर्न्स में, कंजम्पशन के पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, इस वजह से जब इनकम इंक्रीज करेगा तो कंजम्पशन के चेंज करने का जो रेट है वो वंस इट इज़ डिसाइडेड वो एज इट इज़ थ्रू आउट रहेगा, यानी स्लोप थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने इस ग्राफ में नोटिस किया, और वो हम लोगों ने पहले भी एक्सप्लेन किया, वो ये कि कंजम्पशन का लाइन भले इंक्रीजिंग है लेकिन वो 45 डिग्री से कम है। 45 डिग्री से कम होने का तात्पर्य क्या हुआ? 45 डिग्री से कम होने का मतलब ये हुआ कि इनकम इंक्रीज करने पर कंजम्पशन इंक्रीज तो करता है, लेकिन इनकम इंक्रीज करने पर कंजम्पशन के इंक्रीज करने की रफ्तार, स्पीड इनकम के इंक्रीज करने की रफ्तार से स्लो है। केन्स ने इस आइडिया को कि द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज स्लोअर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, इस आइडिया को साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, यह नाम दिया। केनेजियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को हम 3 सेंटेंसेस के साथ समझ सकते हैं। फर्स्ट, जब इकोनॉमी का इनकम इंक्रीज कर रहा होगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा। लोग अपने उपभोग व्यय को भी बढ़ाएंगे यदि लोगों की आय में वृद्धि होती है। लेकिन जैसा कि अभी हम लोगों ने नोटिस किया कि जिस रफ्तार से इनकम बढ़ता है उस रफ्तार से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं इंक्रीज करता, बल्कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के इंक्रीज करने की रफ्तार, स्पीड, रैपिडिटी कंपैरेटिवली कम रहती है इनकम के बढ़ने की रफ्तार से। यानी जब कभी इनकम इंक्रीज करेगा, कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ मनी होगा जो खर्च नहीं होगा। तो जो अमाउंट खर्च नहीं होगा वो कहाँ जाएगा? ऑटोमेटिकली वो रेस्ट अमाउंट चला जाएगा सेविंग्स में, जिसका अर्थ सेकंड सेंटेंस में आता है। जब इकोनॉमी की इनकम इंक्रीज करती है तो हमें ये दिखेगा कि इनकम इंक्रीज करने पर लोगों के कंजम्पशन और लोगों की सेविंग्स के बीच में ये इंक्रीमेंट इन इनकम डिवाइड हो जाता है। लोग कुछ हिस्सा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च करते हैं और जो खर्च नहीं करते वो सेविंग्स पे शिफ्ट हो जाता है। यानी थर्ड सेंटेंस हमें यह समझाता है कि जब इकोनॉमी का इनकम इंक्रीज करेगा तो वेरी ऑब्वियसली लोगों के खर्च में भी इंक्रीमेंट होगी, कंजम्पशन स्पेंडिंग या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ इकोनॉमी में सेविंग्स या बचत भी इंक्रीज करता हुआ हमें दिखेगा। साइकोलॉजिकल लॉ को अब हम शेड्यूल और एग्जाम्पल से समझते हैं। इस करंट शेड्यूल को हम लोगों ने पहले ऑलरेडी डिराइव्ड इनकम और कंजम्पशन को ही रीप्लॉट कर लिया है, साथ ही साथ हम लोगों ने सेविंग्स को भी अभी यहाँ दर्शाया है। सेविंग्स कैसे कैलकुलेट हुआ है? इनकम माइनस कंजम्पशन या वाई माइनस सी करते हुए हम लोगों ने सेविंग्स को डिराइव किया है, बिकॉज इनकम ही है जो कंजम्पशन और सेविंग्स के ऊपर डिवाइड होता है। अब अगर शेड्यूल को समझें तो इनिशियली फर्स्ट कॉलम में हम ये देखेंगे कि जब इनकम जीरो है किसी इकोनॉमी में तो कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन के चलते कंजम्पशन 50 यूनिट्स शो हो रहा है। अब इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए फंड कहाँ से आएगा? तो टाइम पीरियड टी, करंट टाइम पीरियड में हमारे पास इनकम नहीं है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हो सकता है पिछले टाइम पीरियड में यानी T-1 टाइम पीरियड में हमारे पास कुछ सेविंग्स जनरेटेड है,
जिसे हम करंट टाइम पीरियड में यानी टी टाइम पीरियड में ब्रेक करते हैं, डिसेव करते हैं, बचत को तोड़ते हैं, जिससे प्रेजेंट डे कंजम्पशन के लिए फंड हमें मिल जाता है, मुहैया हो जाता है, जिससे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। यानी कुछ देर तक जब तक इनकम से कंजम्पशन अधिक है उस समय सेविंग्स को डिसेव में कन्वर्ट करते हुए, पास सेविंग्स को डिसेव में कन्वर्ट करते हुए हम लोग कंजम्पशन के लिए फंड जनरेट करते हैं, जिस वजह से सेविंग्स नेगेटिव दिखता है। यदि हम ग्राफ पे भी इस बात को देखें तो ब्रेक इवन पॉइंट, जिससे पॉइंट ई से हम लोगों ने शो किया है, वो वाई लेवल ऑफ इनकम के साथ वो कॉरेस्पॉन्ड करता है। इस लेवल ऑफ इनकम के पहले इकोनॉमी में हम लोग देखते हैं देयर इज नेगेटिव सेविंग्स, माइनस एस से जिसे हम शो करते हैं। ई पॉइंट मैक्रो इकोनॉमी का ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट उसे कहा जा रहा है जहां इनकम और कंजम्पशन इकोनॉमी का मैच कर जाए, यानी इस जगह पे सेविंग्स इकोनॉमी की जीरो हो जाए। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हम लोग ये नोटिस करेंगे कि इनकम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, कंजम्पशन भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार चूंकि धीमी है, इसलिए इकोनॉमी में पॉजिटिव सेविंग्स अब दिखना शुरू हो गया है, जिसे प्लस एस से शो किया गया है। अब तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन के कंपोनेंट्स क्या हैं, ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस, जिनको एडअप करने से हमें टोटल कंजम्पशन मिलता है। हम लोगों ने ये भी नोटिस किया कि ओवरऑल कंजम्पशन इंक्रीज करता है, अपवर्ड राइजिंग ग्राफ है, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है, ये लीनियर है लेकिन लेस देन 45 डिग्री है, जिस वजह से इकोनॉमी में सेविंग्स भी हम लोग नोटिस कर सकते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में कंजम्पशन और सेविंग्स बहुत क्लोजली रिलेटेड टर्म्स हैं। इन दोनों के बीच में भी इस वजह से कई एक इंपॉर्टेंट इंटर रिलेशनशिप्स है जिसे हमें जानना ज़रूरी है। इन रिलेशनशिप्स को हम लोग अगले पीपीटी में प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। कंजम्पशन फंक्शन के बाकी बातों को समझने के लिए लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीपीटी प्रेजेंटेशन। थैंक यू।